नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। मैं हूं गौरव और आज हम बात करेंगे कोल्हान वन क्षेत्र के उन खास इलाकों के बारे में जहां नक्सलियों का सबसे ज्यादा आतंक देखने को मिला, जहां नक्सलियों ने सबसे ज्यादा वहां के ग्रामीणों को अपने संगठन में जोड़ने का काम किया। कैसे वहां के लोगों को संगठन से जुड़ने पर मजबूर किया गया, कैसे भारी तादाद में हर घर से लड़के और लड़कियों की मांग किया करते थे माओवादी। आज हम काफ़ी विस्तृत रूप से जानेंगे कि कैसे माओवादियों ने चंद कुछ सालों में कोल्हान के जंगलों में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। आपको बता दें कि चाईबासा जिला अंतर्गत टोंटो थाना और गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सैकड़ों गांव नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में था। इसके मुख्य कारणों की बात करें तो ये तमाम गांव जंगलों से घिरे हुए इलाके हैं जहां तक पहुंचने के लिए सही से सड़कें भी नहीं हैं। मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी भी इन गांवों तक नहीं पहुंची थी और सबसे बड़ा और मुख्य कारण इन क्षेत्रों में नक्सलवाद पनपने का ये भी है कि यहाँ का साक्षरता दर बहुत ही कम है। इन गांवों तक शिक्षा ही सही रूप से नहीं पहुंच पाया है। चंद लोग मुश्किल से ही 10वीं तक की पढ़ाई किए हुए हैं। पूरे गांव की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ पूरा गांव जंगलों पर आश्रित है। ऐसे हालात में नक्सलियों का आगमन इन इलाकों में जब हुआ तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ के गाँव के मुंडा से भेंट मुलाकात की। फिर उन तमाम गांव में ग्रामीणों की बैठक माओवादियों के द्वारा बुलाई जाती थी, जिसमें हथियारबंद माओवादी लोगों को ये बताते थे कि हम जल जगह ज़मीन को बचाना चाहते हैं और सरकार ये जल जगह ज़मीन को छीनना चाहती है, जंगलों को काट कर यहाँ पर कारखाने लगाना चाहती है और आप लोगों का घर को भी सरकार छीन लेगी। ये बातें नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों को बैठक में बताई जाने लगी। शुरू में बैठक आने वाले ग्रामीणों को खाने पीने का कुछ सामग्री भी दिया जाता था। उन इलाकों में लोगों को माओवाद संगठन में एक अच्छे पद देने की भी ऑफर लोगों को दिए जा रहे थे। लगातार नक्सलियों की बैठक तेज होने लगी और धीरे धीरे लोग उनकी बातों में आने लगे। धीरे धीरे माओवादियों ने हर घर से एक एक युवक और युवतियों की मांग करना भी शुरू कर दिया। उन इलाकों में देखते देखते काफ़ी ज़्यादा संख्या में आदिवासी युवक युवतियाँ संगठन से जुड़ते चले गए। जो संगठन से नहीं भी जुड़ना चाहते थे उसे मजबूरन पकड़कर संगठन से जोड़ दिया जाता था। उस वक्त उन इलाकों में ना पुलिस जाती थी, ना ही कोई सुरक्षा बलों का कैंप था, जिससे दिन दहाड़े माओवादी गाँव में ही रहा करते थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था गाँव में ही हो जाती थी। शुरू में हर महीने संगठन से जुड़ने वाले लोगों को कुछ पैसे भी दिए जाते थे। हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि हाथीबुरु के स्कूल घर में बरसात के समय में माओवादियों का वहाँ पर डेरा था, वहीं पर वे रुका करते थे। ये तमाम चीज़ें उस वक्त खुलेआम उन घने जंगलों में बसने वाले गांव में हो रही थी। इन सभी तरह की गतिविधियों में एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे नक्सली का नाम जो है सामने आता है, जो उस इलाके में सबसे ज़्यादा लोगों को अपने संगठन में जोड़ने का काम किया। उस नक्सली का नाम है सागे नंगेरिया। इसे दोकोल और श्यामलाल के नाम से भी जाना जाता है। यह गोलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत संगाजाटा गांव का रहने वाला है। ये काफ़ी समय से उस इलाके का एक दबंग आदमी था। फिर संगठन से जुड़ने के बाद लगभग गांव के ज़्यादातर लोगों ने हाथों में बंदूक थाम लिया। संगाजाटा के आसपास के गांव जैसे कि हुसपी, गोबुरु, पक्कुरीबुरु, बोरोय, हाथीबुरु, कुइड़ा जैसे और भी कई सागेन एंगेरिया के कारण नक्सलियों के गढ़ में यह गाँव तब्दील हो गया। लोगों को बंदूकें देकर उनको ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। लोगों को गोली लोड करना, फायरिंग करना, तमाम तरह की जानकारियां नए युवक युवतियों को मिलने लगी। नक्सलियों ने कई तरह के कैडर भी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को स्पाई के तौर पर काम भी सौंपा गया, जो पुलिस की हर मूवमेंट की कड़ी नज़र जो है उन पर बनाए रखते थे। गाँव के कई नए लोगों को भी आईडी बम बनाना जो है सिखाया गया और उनको कई तरह के काम भी सौंपे गए। उनको बाकायदा ये ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे आईडी बम को सड़कों पे लगाना है, कैसे आईडी बम को उड़ाना है। टिफिन बम, सिरिंज बम, तमाम तरह के विस्फोटक सामग्रियों की जानकारी नए जुड़े हुए लोगों को दी जाने लगी। धीरे धीरे करके माओवादियों ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि कम उम्र के बच्चों को भी मिलिशिया सदस्य के रूप में काम सौंपा गया। नक्सलियों के द्वारा देखते देखते पूरा कोल्हान का वन क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया। जिन माओवादियों का साथ ग्रामीणों ने दिया, जिन माओवादियों के लिए उन्होंने काम किया, उन्हीं ग्रामीणों को इसका खामियाजा भी सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा। माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आने से 18 निर्दोष ग्रामीणों की जान चली गई, क्योंकि इन इलाकों में सभी का जीवन जंगलों पर आश्रित है। इसलिए वे जंगलों से लकड़ी लाने, तेंदुपत्ते लाने या फिर बैल बकरियों को चराने के लिए जंगलों में जाया करते थे। मगर आईडी बम की चपेट में आने से उनका पैर पड़ने से पूरा शरीर छत विछत हो गया। 18 लोगों की काफ़ी दर्दनाक मौत हो गई। जिन ग्रामीणों की सुरक्षा और जंगलों को बचाने का दावा नक्सली कर रहे थे, उन्हीं जंगलों में
गांव वालों की दर्दनाक मौत होने से नक्सलियों की विचारधारा पर भी सवाल खड़े हो गए। जब माओवादी इन इलाकों में खुलेआम घूमने लगे, नक्सली गतिविधि बढ़ने लगी, तो पुलिस भी अपनी खुफिया तंत्र से माओवादियों की जानकारियां इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें कई लोग पुलिस तक भी नक्सलियों की जानकारी पहुंचाने में पुलिस की मदद करने लगे। साथ ही पूछताछ में भी कई ग्रामीणों ने सच उगला और माओवादी कतई ये नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी जानकारी पुलिस तक पहुंचे, जिसके वजह से पुलिस मुखबिरी के नाम से भी नक्सलियों ने लगभग 23 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। किसी को गोली मार दी, किसी का गला रेत दिया, तो किसी को पीट पीट कर मार डाला। देखा जाए तो इन नक्सल प्रभावित इलाकों में सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम ग्रामीण आदिवासियों का हुआ है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की इस खूनी जंग में निर्दोष ग्रामीणों का ही सबसे ज़्यादा खून बहा है। शुरुआत में काफ़ी संख्या में माओवादियों के समर्थक बनने लगे थे लोग, मगर धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगा। लोग संगठन को छोड़ना चाहते थे और इसी दरमियान कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि मजबूरी में संगठन से लोग जुड़ते चले गए और हर घर से एक व्यक्ति का डिमांड भी माओवादियों ने कर दिया था। जो जवान युवक युवतियां गांव में रहते थे, उनको सबसे ज़्यादा पकड़ कर संगठन में शामिल किया गया। नहीं चाहते हुए भी लोग संगठन से जुड़ते चले गए। धीरे धीरे पुलिस सुरक्षा बलों की दबिश भी इन नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ने लगी। लोगों से पूछताछ होने लगे। हर तरह से परत दर परत नक्सलियों की जानकारियां इकट्ठा होने लगी। सुरक्षा बलों ने भी बढ़ चढ़कर नक्सल प्रभावित इलाकों में चिकित्सा कैंप लगाना शुरू किया। ग्रामीणों के बीच में कई सामानों का भी वितरण शुरू किया गया। नक्सलियों को अब डर लगने लगा कि अगर इसी तरह से सुरक्षा बल के जवान गांव में सामानों का वितरण करेंगे, निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाएंगे, तो ग्रामीणों का झुकाव सुरक्षा बलों की तरफ ज़्यादा होने लगेगा। यही सोच के ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा ये कहा जाता था कि कोई भी सामान पुलिस वालों का ना लें, ना ही उनके पास आप सामने जाएं। ऐसे हालात में ग्रामीणों के बीच एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि दोनों तरफ खाई और वे बीच में। मगर धीरे धीरे ग्रामीणों ने सच को जानना शुरू किया। माओवादियों के मारपीट धमकी से लोग अब तंग आ चुके थे और झुकाव सुरक्षा बलों की तरफ ग्रामीणों का बढ़ने लगा, जिसके बाद ही कोल्हान वन क्षेत्र को लगभग 90% नक्सल मुक्त करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई, जिसमें कई सुरक्षा बलों के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। काफ़ी लंबे समय से खूनी संघर्ष के बाद आज माहौल थोड़ा शांत हुआ है। इस खूनी खेल के संघर्ष की और भी कई अनगिनत कहानियां हैं, जिसे आपको मैं बीच बीच में बताता ही रहूँगा। और इसी तरह की रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।